है आपका अपने YouTube चैनल बाबा टॉप ज्ञान पर। आज हम सीईटी 2024 में आने वाले प्रश्नों की बात करेंगे और यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपके सामने पहला प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको ये तो पता ही है कि हुडा सम्मेलन की योजना किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी संग्राम सिंह ने। किसने बनाई थी? संग्राम सिंह ने। कब बनाई थी? 17 जुलाई। 17 जुलाई आपका हो गया 1734 में। कब बनाई थी? 17 जुलाई 1734 में। और इसका राइट, ये तो खत्म हो गया था जुलाई 1734 में, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ये पूछा है कि जोधपुर के निकट जो ओसिया है उनमें मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आप सभी को पता है कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था, यह आपको बताना है। तो 79 में आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन, नीमूचन हत्याकांड को। और आपको पता है ये हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 मई को, 13 मई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1925 में। ठीक है, इसमें 50 आदमी, लगभग 50 आदमी मारे गए और 1600 आदमी घायल हो गए थे। तो इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। ये पूछा है कि कौन सा राठौड़ शासक है जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी उसको कहते हैं। तो ये आपको बताना है। 80 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन मालदेव। कौन? मालदेव। मालदेव को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 81 देखते हैं। राजस्थान में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था। ये आपको बताना है कि राजस्थान में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1940 ईस्वी। ऑप्शन बी है वर्ष 1941। ऑप्शन सी है वर्ष 1942। ऑप्शन डी है आपका वर्ष 1931 ईस्वी। तो 81 में आपका उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी 1942 ईस्वी। ठीक है, और ये आपको पता है जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल संबंधित है, और हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने बताया था। यह है कि कुषाण जाति से संबंध किसने जोड़ा था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनिंगम। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन कनिंगम। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। और आप अपने प्रश्नों को काउंट भी करते जाइए, कितने प्रश्न आपके राइट हुए लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सर हमारे इतने प्रश्न राइट हुए। ठीक है, 83 देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। ये आपको बताना है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी क्या है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता को माना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बाण माता का मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर वो नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया है। ये आपको बताना है कि जो सन्यासी है, सन्यासी, उनका सुल्तान किसे कहा गया है। तो ये आपके बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, संत हमीमुद्दीन नागौरी को। किसको कहा जाता है? संत हमीमुद्दीन नागौरी को। 84 बी ऑप्शन राइट। और जो हमीमुद्दीन नागौरी है, इनके गुरु का नाम है, गुरु, ये भी आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान तारिक, सुल्तान तारिक, सुल्तान ए तारिक की उपाधि दी थी, सुल्तान तारिक की उपाधि दी थी। ठीक है, 85 देखते हैं।
बादल विलास में उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है कि बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या है? कमेंट करते जाइए आंसर आपके साथ के साथ। 85 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, गैप सागर झील। और आपको याद रखना है कि जो गैप सागर झील है ये कहाँ पर है? ये आपकी डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। गैप सागर झील डूंगरपुर में, और इसी के किनारे जो कालीबाई है, कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ये आपको बताना है कि गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित वस्त्र कौन सा है। 86, 86 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अंगरखी। कौन सा? अंगरखी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सहरिया जनजाति है उसमें अंगरखी को सलूका कहते हैं। सहरिया जनजाति में अंगरखी को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति में अंगरखी को सलूका कहते हैं। तो आपका इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। ठीक है, 87 क्वेश्चन देखते हैं। पंजीरी क्या पूछा गया दोस्तों? ये अपना ही है। पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? तो ये आप सभी को पता है, पंजीरी कब बांटी जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी पे। आप मंदिर में जाते होंगे तो आप लेके आते होंगे कृष्ण जन्माष्टमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 88 देखते हैं। तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? बताइए दोस्तों, तालबंदी जो गायकी है राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक बंदी गायन परंपरा है, ये आपको बताना है 88 में। बताइए, ऑप्शन ए है आपका उत्तरी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, और ऑप्शन डी है दक्षिणी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट, पूर्वी। ठीक है दोस्तों, 89 देखते हैं कि गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये आपको बताना है कि जो गरासिया समुदाय है उसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है। 89 में आपका ऑप्शन है मानखारो मेलो, और कपिल मुनि का मेला, सीताबाड़ी मेला, और केसरिया नाथ जी का मेला। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मानखारा मेला। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ बढ़ता है? बाखर क्षेत्र में। कहाँ बढ़ता है? बाखर क्षेत्र, सिरोही में। सिरोही में ये मेला बढ़ता है, बाखर क्षेत्र सिरोही में। ठीक है, 90 क्वेश्चन देखिए। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 के ईस्वी के बीच में जो हुआ था, के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये तो आप सभी को पता है, कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते हुए? वो थे आपके कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, वीर कल्लाजी, कल्लाजी राठौड़ वो आपका राइट आंसर है। और आपको याद रखना है कि कल्लाजी राठौड़ है, उनको 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं, और इनकी प्रधान पीठ है वो रोणेला में है। प्रधान पीठ कहाँ पर है आपकी? रोणेला में है। ये आपको याद रखना है कल्लाजी के। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 91, मदन मोहन जी मंदिर क्या पूछा गया? मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब हो रहा है, इससे बोलने में दिक्कत हो रही है। ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, बी ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, डी ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय, और सी ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय, और डी ऑप्शन है नाथ संप्रदाय। ये आपको बताना है कि मदन मोहन जी मंदिर। कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और आप काउंट भी करते जाइए। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है गौड़ीय संप्रदाय, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके प्रवर्तक स्वामी माधवाचार्य जी हैं। प्रवर्तक कौन है? स्वामी माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बनाया गया? कोटा शैली का प्रतीक बना, किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? ये आपको बताना है 92 में। बताइए, इसमें आपका ऑप्शन है जवाहर सिंह, बी ऑप्शन है सामंत सिंह, सी ऑप्शन है माधो सिंह, और डी ऑप्शन है उमेश सिंह।
ये आपको बताना है। 92 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन माधव सिंह, डी ऑप्शन माधव सिंह। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बूंदी की चित्रशैली है, बूंदी की जो चित्रशैली है उसे पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। ठीक है, पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। 93 में देखिए, निम्न में से असुमेलित युग्म छाटिए, आपको असुमेलित छाटना है। ठीक है, 93 असुमेलित, आपका जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर है, बिल्कुल सही है। आजम छपाई है वो भी चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। जो लहरिया है ये आपका गलत हो जाएगा। लहरिया है ये आपको याद रखना है कि लहरिया जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जोधपुर का, जयपुर जोधपुर का जो लहरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 94 में देखिए, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जी ए ग्रीशियन, कर्नल जेम्स टोड या कविराज श्यामल दास, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविराज श्यामल दास, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, 95 में देखिए, 95 है, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? यह आपको बताना है कि किस जिले की जो आकृति है वो आपकी त्रिभुजाकार है। चलो आप चारों को देख लीजिए। जो टोंक की आपकी आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी पतंगाकार, टोंक की आकृति पतंगाकार, पतंगाकार हो जाएगी। दौसा की आकृति धनुष के समान है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो चित्तौड़गढ़ की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 95 में, कि अजमेर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, 96 में देखिए, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 96 में पूछा गया कि उत्तरी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपको ये तो पता ही है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर है, लेकिन पूछा गया है कि उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली की हो जाएगी आपकी रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछे आपसे, तो ऊंचाई है आपकी 1055 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। 97 देखिए, 97 है आपका, निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये आपको बताना, आपको बताना है। आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो राज्यों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर होगा, एक हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, पूछा गया है कि दक्षिणतम, तो दक्षिणतम में कौन है? कुशलगढ़ हो जाएगा आपका, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, 98 में देखिए, वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम है? ये आपको बताना है कि वराह और लसावरी है वो किस नदी के अन्य नाम है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये रूपनगढ़ नदी के अन्य नाम है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है, ये अलवर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 आपका, 99 है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी का आपका, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है यह आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, औसत वर्षा सबसे सर्वाधिक, यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? 57.51 होती है राजस्थान में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्षा होती है राजस्थान में कब होती है? जून से सितंबर तक होती है। कहाँ होती है? जून से सितंबर तक। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे आपसे तो वो आपको झालावाड़ हो जाएगा। जिला पूछे अगर तो झालावाड़ हो जाएगा। और आपसे स्थान पूछे अगर आपसे तो स्थान हो जाएगा आपका माउंट आबू, स्थान माउंट आबू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100, आपका भी एग्जाम में ऐसे ही शतक लगना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से जैत सागर झील किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि जो जैत सागर झील है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ए है धौलपुर, बी है बूंदी, सी प्रतापगढ़, डी झुंझुनू। आपको बताना है जो जैत सागर झील है वो किस जिले में है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन,
राइट ऑप्शन बी बूंदी में है। लेकिन एक बार पूरी देख लेते हैं अपन। जो अपने धौलपुर में है, धौलपुर में कौन सी है, वो आपके राम सागर, राम सागर, राम सागर तालाब शाही है। और जो आपके प्रतापगढ़ में है वो है तेज सागर। कौन सी है, तेज सागर, प्रतापगढ़ में तेज सागर है। और जो जैसलमेर और जो गढ़रूप सागर और मूल सागर और गढ़सीर सागर, वो आपकी जैसलमेर में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी के क्वेश्चन मैंने अलग से लिख दिए हैं ताकि आपको बीच में दिक्कत ना हो। 44 हिंदी के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको। आपको बताना है कि अनभ्यस्त, अनभ्यस्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है आपको। अनभ्यस्त में उपसर्ग बताना। आपका ऑप्शन है ए अन प्लस भी, बी है आपका अन भी, और सी है आपका अना और ए, और डी है आपका अनब और ए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर, अन और भी, ये इसमें उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्नलिखित में से या निम्न में से सौम्य का विलोम शब्द होगा। आपसे पूछा गया है कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा। 45 में आपका आंसर है, फटाक से दोस्तों, ये हिंदी है। सौम्य का आंसर विलोम इसमें हो जाएगा भीषण। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन भीषण हो जाएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंज का अनेकार्थ शब्द पूछा है। ये आपसे पूछा है कि जो कंज है उसका अनेक यानी कि सेम टू सेम उसका ही पर्यायवाची एक तरीके से कौन सा है। 46 में कंज का है आपका ऑप्शन है अमृत, बी विश्व, सी गड़ा, डी चतुर। तो आपको बताना है कंज का है वो अनेकार्थ शब्द कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए अमृत, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। 46 क्वेश्चन देखते हैं। राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण है। ये आपको बताना है किस संज्ञा के उदाहरण। ये आपको बताया कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है किसी जाति को प्रदर्शित करती है तो ये नहीं होगा। गुणवाचक गुण को प्रदर्शित करती है तो ये भी नहीं होगा। भाववाचक किसी भाव को प्रकट करते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक। राम एक व्यक्तिवाचक है, गंगा भी है, पटना भी, आम भी है और रामायण भी, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है शुद्ध शब्द। देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए आधीन, बी विरहणी, सी उन्नतशील और डी है आपका गौरवधन। आपको बताना है कि जो राइट आंसर है वो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। देखिए चारों को ही देख लेते हैं। आधीन का शुद्ध होता है अधीन, आधीन नहीं होता दोस्तों, अधीन होता है। विरहणी का शुद्ध होता है विरहिणी, क्या होता है, विरहिणी। और उन्नतशील नहीं होता, ये होता है उन्नतिशील। क्या होता है दोस्तों, उन्नतिशील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गोवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हुई होगी और आप अपनी तैयारी को परखने का बेस्ट अवसर है। और कुछ ही दिन अब सीईटी की एग्जाम में बचे हुए हैं तो आप तन मन से लग जाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि तिनके की चोट में पहाड़ लोकोक्ति का सटीक अर्थ निम्न में से कौन सा है। ये आपको बताना है कि तिनके की चोट में पहाड़ लोकोक्ति का सटीक अर्थ कौन सा है। 50 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कुछ चीजें ठान लेने पर पूरी करनी होती है, बी है वातावरण के अनुसार निर्णय लेना, सी है छोटी सी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना, और डी है सबसे अलग स्थिति। डी है आपकी सबसे अलग स्थिति। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, छोटी सी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपसे थैंक यू फॉर लास्ट तक देखने के लिए। और आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, लाइक करते जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।